हेलो दोस्तों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। 21 फरवरी को आप लोगों का गणित का पेपर है और आप लोग सोच रहे होंगे कि इन 2-3 दिनों में हम गणित के पेपर की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि गणित के पेपर की तैयारी कैसे करनी है आपको इन 2-3 दिनों में। तो आज की इस वीडियो में हम जो है कक्षा 10 के गणित के जितने भी चैप्टर हैं और उनमें जितने भी फार्मूले और कॉन्सेप्ट हैं सबको आज समझेंगे दोस्तों। और आप लोग जो है 21 फरवरी को आप लोगों का पेपर है, उससे पहले 20 फरवरी की शाम को इस वीडियो को एक बार देख करके जाइएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी फार्मूले होंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे बोर्ड एग्जाम के गणित के पेपर में, सब कुछ आपके दिमाग में पहले से रन करेगा और अपना आप हाईएस्ट स्कोर वहाँ पे कर पाएंगे। आइए देखा जाए। सबसे पहले हमारा है वास्तविक संख्याएं। इसमें आपके 2 फार्मूले हैं। ये पहला आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पहले की क्लासेस में आप पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही सेम है। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो आर होता है वो शेषफल होता है, ए जो होता है वो भाज्य होता है, बी जो होता है वो भाजक होता है, क्यू जो होता है वो भागफल होता है। ये आर का जो मान है शेषफल का 0 के बराबर या 0 से अधिक होना चाहिए, लेकिन बी से क्या रहना चाहिए, कम होना चाहिए। एक और फार्मूला आप पढ़े होंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी, यानी कि म से गुणे ल से बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये दोनों फार्मूला आप देख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलते हैं। जो हमारा अगला चैप्टर है वो है, यहाँ पे देखा जाए, ये दिया गया है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें आपको 2 समीकरण दिए गए रहेंगे। ठीक है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों समीकरण के लिए 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन है, जैसे यहाँ पे a1 अपान a2 हो जाएगा, यहाँ पे b1 अपान b2। अगर a1 अपान a2 की वैल्यू b1 अपान b2 के बराबर नहीं है तो जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और उसका जो सोल्यूशन मीन्स हल होगा वो अद्वितीय हल मीन्स एक हल होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म्स कंडीशन ये बनती है कि यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, ये तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो ये संपाती रेखाएं होंगी, यानी यह रेखा होगी इसके ऊपर एक दूसरी रेखा होगी, यानी तब क्या होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, इसके बाद है तीसरी जो कंडीशन हमारी है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 तो हो, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यानी ये b1 अपान b2 c1 अपान c2 के इक्वल न हो। उस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं वो समांतर रेखाएं होती हैं और इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो सिर्फ एक हल होगा, संपाती रेखाएं होंगी तो अनंत हल होगा, समांतर रेखाएं होंगी तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसको यहाँ से आप सॉल्व करके चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखा जाए, नेक्स्ट हमारा जो है वो है द्विघात समीकरण। इससे भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि द्विघात जो हमारा समीकरण होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, लेकिन यहाँ पे जो है a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। अगर ये a की वैल्यू ही 0 हो जाएगी तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। ठीक है, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। देखिए, द्विघात समीकरण के मूल होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो मूलों को योगफल पूछ दिया जाता है, द्विघात समीकरण दे देगा और पूछ देगा मूलों का योगफल निकालिए, तो आप अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या कर लेंगे, माइनस बी अपान ए। ठीक है, तो माइनस बी क्या है आपका, यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक हो जाएगा, ए क्या है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद मूलों का गुणनफल पूछा जाता है तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। सी क्या होता है यहाँ पे, अचर पद, तो यहाँ पे अचर पद अपान ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपान ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी अपान ए, यानी अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद क्वेश्चन दोस्तों इस पे भी आ सकता है, विविध कर जो आपका दिया गया है, विविध कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपसे विविध कर पूछा जाता है। ठीक है, इसमें भी 3 कंडीशन बनती है। यदि विविध कर डी का मान 0 हो जाता है तो पूछा, तो इसका जो मूल होते हैं वो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, यदि डी का मान 0 हो जाएगा, यदि डी का मान 0 से अधिक होगा, 0 से अधिक होने का मतलब 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये धनात्मक होना चाहिए बस, तब मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और यदि डी का मान 0 से कम होगा, जैसे -1 -2 -3 इस तरह टाइप का हो जाए, तो वो ऋणात्मक होगा, उस समय मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यहाँ से आप विभेद कर निकाल लीजिएगा और डी का मान जब जो आएगा उस कंडीशन में ये तीनों कंडीशन बनती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स हमारा क्या है, त्रिभुज। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो हैं, आपका एक सर्वांगसम त्रिभुज होता है, एक समरूप त्रिभुज होता है, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज का सिंबल ये है, ठीक है, और समरूप त्रिभुज का जो चिन्ह है ये होता है। जैसे मान लीजिए यह कोई हमने 3 सेंटीमीटर का वर्ग बनाया है और यह भी 3 सेंटीमीटर का ही वर्ग है, तो यह वर्ग इस वर्ग के क्या है, समरूप है। सर्वांगसम का समरूप नहीं है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब ही होता है सर्व अंग समान। देखिए ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का, इसको ऊपर रखेंगे तो ये ढक लेगा, इसलिए इसके सभी अंग के क्या है, समान है, इसलिए यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का यही सिंबल होता है, इस टाइप से ये बना करके, ठीक है, ऊपर से ऐसे बना देंगे तो ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है। समरूप जो हमारा होता है, समरूप त्रिभुज में क्या होता है, बस रूप में जो है समान होना चाहिए। जैसे यह त्रिभुज है और यहाँ पे एक बड़ा त्रिभुज है, यह बस इसके रूप में समान है, ठीक है। इसका सिंबल होता है ऐसे, तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। तो समरूप का साइन मीन्स चिन्ह ये होता है और सर्वांगसम का साइन ये होता है, ठीक है। उसके बाद ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन अवश्य ही आएगा। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो इसका फार्मूला आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे इसका फार्मूला देखिए, जैसे एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज आपका PQR है, ठीक है। यदि यह दोनों आपस में क्या है, समरूप हैं, अगर आपस में क्या है, ये समरूप हैं, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो होता है, इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, जैसे AB की संगत भुजा PQ, BC की संगत भुजा QR, AC की संगत भुजा PR, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे AB हो गया ये अपान क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे BC हो जाएगा, तो BC, उसके बाद QR का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे AC है और अपान PR, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये फार्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले कई वर्षों में दिया है, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। मान लीजिए यह त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। समरूप का मतलब दोस्तों मैं अभी आपको बताया कि बस रूप में देखने में समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह त्रिभुज इस त्रिभुज के रूप में देखने में समान लग रहा है, इसलिए समरूप है। समरूप का ये आपका साइन है, चिन्ह है। तो इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है आपस में बराबर होता है, तो हो जाएगा AB अपान PQ। तो यहाँ पे देखिए AB अपान PQ हो जाएगा। यहाँ पे BC अपान QR, तो यहाँ पे BC अपान नीचे QR। उसी तरीके से AC अपान PR, तो AC अपान क्या हो जाएगा, PR हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों दो त्रिभुज में ये दो कॉन्सेप्ट थे, फार्मूले हैं। इस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसको अच्छे से देख के जाइएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं निर्देशांक ज्यामिति मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी 3-4 फार्मूले हैं बहुत अच्छे, उसको देख लीजिए। जैसे दो बिंदु दिए गए हैं P और Q और इनके निर्देशांक दिए गए हैं, जैसे P बिंदु का निर्देशांक x1 और y1 है और Q बिंदु का निर्देशांक x2 और y2 है, तो इनकी बीच की डिस्टेंस पूछी जाएगी, इनके बीच की दूरी बताइए। तो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, करड़ी में रहेगा रूट में, या आप पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है एक और फार्मूला बन रहा है, दो बिंदु दिए गए हों, जैसे एक बिंदु P है और एक बिंदु आपका Q है, इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं x1 y1 और इसका x2 y2।
इसके बीच में मीन्स इसके मध्य बिंदु में कोई बिंदु आर है और इसका निर्देशांक निकालना है। तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे x का निकालना है तो दोनों x को जोड़ लीजिए, अपान 2 कर लीजिए। y का निकालना है तो दोनों y का जोड़ लीजिए निर्देशांक, अपान 2 कर दीजिए। यही आपके मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक r बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद इस फार्मूले पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर दो बिंदु दिए गए हैं P और Q और उसके मध्य बिंदु कोई R है, ठीक है, और उसको दो अनुपात में M1 और M2 अनुपात में इनको विभाजित किया जाए तो इनकी मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है निकालने के लिए आप जो है फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए x बराबर M2 x1 प्लस M1, ठीक है, M1 x2 अपान M1 प्लस M2 हो जाएगा। उसी तरीके से y का निकालना है तो अगर आपको y का निकालना है तो सबसे पहले आप M2 लिखिए। अगर आप M2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे y1 लिखिए, तो M2 y1 प्लस, इसके बाद अगर आप M1 लिख रहे हैं उसके बाद क्या लिखिए आप यहाँ पे y2 लिखिए, अपान क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 हो जाएगा। ये आपको करना है। यानी कि जब आप x का निकालिए तो यहाँ पे जैसे M2 कर रहे हैं तो M2 के साथ x1, तो देखिए यहाँ पे M2 के साथ क्या है x1, तो M2 x1 हो गया, प्लस लगाइए। अब यहाँ पे M1 x2 कैंची टाइप का M1 x2 और नीचे दोनों को ऐड कर दीजिए। उसी तरीके से y का निकालना है तो अगर M2 के पास जा रहे हैं तो M2 इसके बाद y1, तो M2 y1 प्लस का सिंबल, फिर M1, फिर क्या है यहाँ पे y2 अपान M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यदि किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हों, जैसे ए बी सी के 3 शीर्ष दिए गए हैं, ए का जो निर्देशांक है x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2, सी का निर्देशांक x3 y3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हम इसको तैयार करेंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, कैसे तैयार होगा, तो हम आपको बता रहे हैं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले आप 1/2 लगा लीजिएगा बिग ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ पे देखिए x1 है, यहाँ पे क्या है x1 है, तो जब आप x1 लिखेंगे तो यहाँ का कोई निर्देशांक नहीं लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे y2 माइनस y3, तो ब्रैकेट में y2 माइनस y3 हो गया। उसके बाद आप क्या लिख रहे हैं x2 को, तो जब आप x2 को लिखेंगे, x2 को, तब यहाँ पे छोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है, देखिए y3 माइनस y1, तो यहाँ पे भी देखिए y3 माइनस y1। उसके बाद x3 को लिख रहे हैं तो यहाँ इस निर्देशांक को छोड़ दीजिए, तो x3 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या है y1 माइनस y2, तो यहाँ पे देखिए y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो ये त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का निर्देशांक है। इसको भी आप ध्यान से देख करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद जो है निर्देशांक ज्यामिति में एक और है। यदि बिंदुओं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के सरेख होने का प्रतिबंध क्या है, जैसे 3 सरेख आपस में हो जाएं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वही 0 हो जाता है। आप कहेंगे सर त्रिभुज के क्षेत्रफल में तो यहाँ पे 1/2 था, ये 2 इधर चला गया है, वो 0 बन गया है। तो यानी कि जब ये तीनों बिंदुओं सरेख हो जाएंगे तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर हो जाता है, उसको 0 दिखा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे है बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से दूरी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मूल बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, 0 0। यहाँ पे P है x y, तो इसका जो मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी रूट में x² प्लस y² हो जाएगा। आ जाते हैं त्रिकोणमिति पे। तो त्रिकोणमिति में जो है कुछ कॉन्सेप्ट और फार्मूले भी हैं, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। जैसे सबसे पहले है लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का में ये हो जाएगा साइन का, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको उलट देंगे, अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा कक्का बटे लाल। तो साइन का उल्टा अपोजिट कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। उसी तरीके से सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। उसी तरीके से कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। सिर्फ आप इसको याद रखिएगा,
जैसे लाल बटे का याद लिखे हैं तो इसके ऊपर लिख लीजिएगा साइन कॉस टेन। तो साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार। उसी तरीके से उलट दीजिएगा तो साइन को उल्टा कोसेक सेक कॉट का ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये तभी लगेगा जब कोई समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, यह मान लीजिए आपका हमारा समकोण त्रिभुज है, यह इसमें 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये आपका आधार है, ये आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ त्रिकोणमिति में और फार्मूले हैं, इसको भी देख लीजिए। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा। उसी तरह टेन के कॉट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, कॉस का सेक में मल्टीप्लाई तो 1 होगा। इससे आप बना भी सकते हैं, यहाँ पे इंटू का साइन होता है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा। उसी तरीके से टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपान, यहाँ पे यह इंटू में है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा। इसी तरीके से कॉट थीटा बराबर यहाँ पे 1 है, यह इधर इंटू में है तो इधर डिवीजन में हो जाएगा टेन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद 2-3 फार्मूले और भी है महत्वपूर्ण, इसको भी देख लीजिए। साइन, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसको देखे रहिएगा ध्यान से। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इससे फार्मूले आप बना सकते हैं, जो मैंने बनाया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं ये फार्मूले कैसे बने हैं। इससे इसको आपको याद नहीं करना है, ये सिर्फ जो आपके 3 मेन फार्मूले हैं इसी को आप देख लीजिएगा, बाकी कोई भी आप बना लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, एक चार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, इसके लिए आप एक वर्ड याद करिए अष्टक। ए से होता है आल, यस से होता है साइन, टी से होता है टेन, सी से होता है कोसेक। तो पहले चतुर्थांश में सभी लोग प्लस होंगे, दूसरे वाले चतुर्थांश में साइन और कॉस प्लस होगा, तीसरे वाले चतुर्थांश में टेन और कॉट प्लस होगा और चतुर्थ वाले चतुर्थांश में कोसेक और सेक प्लस होगा। ठीक है, 90 और 270 में जो साइन कॉस में टेन कॉट में चेंज हो जाएगा जो। ठीक है, 180 और 360 में ये सब चेंज नहीं होते हैं। आइए देखा था, जैसे मान लीजिए एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे है साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 और 270 में क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। आप कहेंगे सर यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएं कि माइनस का, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये 90 होता है, इसके बाद यहाँ तक 180 हो जाता है, फिर यहाँ तक 270 हो जाता है, फिर ये 360 हो जाता है। तो 90 माइनस यानी 90 से कम है, यानी पहले वाले चतुर्थांश में यानी पहले वाले में सभी लोग प्लस होंगे, मीन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब प्लस होगा। तो यहाँ पे सब देखिए प्लस है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा 90 है, मीन्स 90 और 90 और 270 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने चेंज कर लिया, साइन कॉस थीटा में चेंज कर लिया। उसके बाद प्लस होगा कि माइनस, तो देखेंगे 90 प्लस, तो 90 प्लस दूसरे वाले में आएंगे, दूसरे वाले में साइन कॉस खुद ही प्लस होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा, तो साइन किस चतुर्थांश में चला गया तीसरे वाले में चला गया, तो साइन चेंज हो जाएगा पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 और 270 में चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हो गया कॉस में। लेकिन तीसरे वाले चतुर्थांश में 270 का एरिया ये है, यहाँ पे टेन और कॉट प्लस होता है, बाकी लोग माइनस होते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए साइन 0 अंश का मान 30 अंश का 45 अंश का 60 अंश का 90, क्योंकि इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अगर ये तालिका आपको याद नहीं रहेगी तो आप क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे। तो मैं समय दे रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आप पहले से ही पढ़े होंगे, वृत्तों की परिधि होती है, मीन्स वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर या पाई प्लस डी होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इस पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बन रही है और आ भी सकता है और आएगा। ठीक है, देखिए यह कोई वृत्त है और इस वृत्त से हमने त्रिज्य से कोई त्रिज्यखंड कट करके अलग कर दिया है, ये आपका चाप है। ये जो छोटा होगा ये लघु त्रिज्यखंड होगा, ये जो बड़ा वाला पोर्शन ऊपर का है यहाँ से ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो हमसे इस चाप की कभी कभी लंबाई पूछ देता है, तो आपको कुछ करना नहीं है,
ये जो दोनों त्रिज्याएं हैं इनके बीच में एक एंगल बनेगा, जिस एंगल का नाम हम अपने मन से थीटा रख लिए हैं। तो चाप की लंबाई थीटा हो जाएगी और पूरा सर्कल कितने डिग्री का है, 360 डिग्री। तो थीटा बटे 360 और इनटू परिधि कितना होता है 2πr, और त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल पूछेगा तो वही थीटा बटे 360 इंटू πr स्क्वायर कर दीजिएगा। πr स्क्वायर का मतलब तब क्षेत्रफल पूछा जाए तो πr स्क्वायर, परिधि पूछा जाए तो 2πr, और थीटा बटे 360 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा ये चैप्टर। जैसे घन है, घन का आयतन क्या होता है, जैसे कोई घन हमने बनाया, इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, ए है, ठीक है। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब हो जाएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण करड़ी में 3a हो जाएगा। उसी तरीके से घनाभ भी है, घनाभ को भी देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे आपका बेलन है, बेलन में ये आपकी जो है सीधी ऊंचाई होती है, या इसकी रेडियस होती है, ठीक है। बेलन का आयतन होता है πr स्क्वायर h, और बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो बाहरी क्षेत्रफल होता है, वो 2πrh होता है। उसी तरीके से शंकु है आपका, शंकु में ये आपकी सीधी ऊंचाई होती है। एक शंकु में तिर्यक ऊंचाई भी होती है, जिसे l से डिनोट किया जाता है, और यह इसकी रेडियस है। तो इसका शंकु का आयतन जो होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है, तो 1/3 πr स्क्वायर h हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होता है। तिर्यक ऊंचाई, देखिए तिर्यक ऊंचाई है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे देखेंगे गोले का आयतन है। गोले का आयतन 4/3 πr क्यूब होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर होता है। अगर अर्धगोला पूछेगा तो हाफ कर दीजिएगा, आधा। 4/3 है तो 2/3 πr क्यूब हो जाएगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर है तो 2πr स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, शंकु के छिन्नक का आयतन, इसका होता है 1/3 πh। इसमें 2 रेडियस बनती है, ठीक है। छिन्नक में दो रेडियस बनती है फ्रस्टम में। तो इसका जो आयतन का फार्मूला है 1/3 πh ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। तो दोनों रेडियस का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस r1 इंटू r2, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई, दोनों रेडियस को जोड़ दीजिएगा, r1 प्लस r2 इंटू तिर्यक ऊंचाई। उसके बाद ये आपका फार्मूला हो जाएगा, जहाँ पे एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। तो ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है। तो इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा एटलिस्ट सांख्यिकी आता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। माध्य ज्ञात करने की विधियाँ, तो माध्य ज्ञात करने की जो विधियाँ हैं आपके सिलेबस में 3 विधियाँ हैं, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित माध्य विधि से, पग विचलन विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से जो है x बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ हो जाएगा। कल्पित माध्य विधि से x बार बराबर हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ हो जाएगा। पग विचलन विधि से हो जाएगा x बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच हो जाएगा, ठीक है, इंटू एच हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपसे कहे कि प्रत्यक्ष विधि से लगाइए, कल्पित माध्य विधि से लगाइए, पग विचलन विधि से लगाइए, तभी लगाइएगा जिस विधि से कहेगा। नहीं तो आपके लिए सबसे आसान विधि है प्रत्यक्ष विधि, इसी से लगा लीजिएगा, क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद है हमारा माध्यक या माध्यिका का फार्मूला। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और लांग वाला क्वेश्चन जो है तालिका रो कॉलम बना करके देता है, तो इसको जरूर देख करके अच्छे से जाइएगा। माध्यिका बराबर होता है एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच होता है, ठीक है। माध्यक या माध्यिका का बात वही है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बहुलक का फार्मूला, बहुलक का भी फार्मूला जो है निकालने के लिए होता है एल प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच होता है, ठीक है। आप फार्मूला जो दोस्तों अच्छे से देख करके जाइएगा तो आपको याद रहेगा, और दिमाग में फिट रहेगा तो क्वेश्चन को लगा लेंगे। अगर कंफ्यूज होंगे, फार्मूला नहीं पता रहेगा तो नहीं लगा पाएंगे। इसके बाद है समांतर माध्य, कुल पदों का योग हो जाएगा बटे कुल पदों की संख्या। ये देखिए, ये 1 नंबर में भी आ जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, बस इसको दिमाग में रखे रहिएगा। कह रहा है माध्यक, बहुलक एवं माध्य से संबंध। तो 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य, यानी 1 बहुलक और 2 माध्य को जोड़ते हैं तो 3 माध्यक मीन्स माध्यिका बनती है। तो दोस्तों फार्मूला या कॉन्सेप्ट जितना मैंने आपको बताया है, ये आपके क्लास 10th का संपूर्ण कॉन्सेप्ट एवं फार्मूला है। आप इसी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है,
और आपको एक बार अच्छे से देख करके जाना है। अगर फार्मूला आपको याद रहेगा, कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे, प्रोसेस आएगा तो क्वेश्चन को आप आसानी से लगा पाएंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट और शेयर करना दोस्तों न भूलिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।